Jai Hind students, this video for class 10th and today we are going to start a lesson number 16, Economic Liberalization and Globalization. From the 15th lesson, we had started our economic part in our SS textbook, and in the lesson number 15, we had studied regarding about the developing economy, what is a developing economy, market system, socialist system, mixed economy, and benefits and advantages and disadvantages of these types of the topic. In this lesson, we will study the three important economic topic of our nation: economic liberalization, globalization, and privatization. So, dear students, please listen carefully. This is the economic part of our SS textbook. In 1947, we got our valuable independence, and after the independence, we have to do the very speedy economic development, and that's why we have implemented the 5 years planning commission. 5 years planning 1947 के बाद हमारे देश को बहुत ही एक आर्थिक हमको एक गति चाहिए थी, हमको एक फास्ट प्रोग्रेस चाहिए था, क्योंकि 200 साल के ब्रिटिशर्स की हुकूमत की वजह से, गुलामी की वजह से हमारे पूरे देश की जो इकोनॉमी थी वो तहस नहस हो चुकी थी. So that's why we have to do very speedy economic progress, and that's why we have implemented the 5-year planning commission. पंचवर्षीय योजना है. हालांकि अभी फिलहाल 2014 में उसको बदल के बना दिया गया है नीति आयोग, लेकिन उससे पहले उसका नाम जो था फेमस था, दैट इज अ प्लानिंग कमीशन. ये प्लानिंग कमीशन का काम क्या है? वो 5 साल के लिए प्लानिंग कमीशन होता है और उसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन. तो प्लानिंग कमीशन का काम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, मतलब इन शॉर्ट 5 साल का पूरा 5 साल के लिए पूरे इंडिया के जो भी अलग अलग फील्ड्स है उसके लिए प्लानिंग करना. एजुकेशन के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पॉवर्टी, ऑल टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट, that is included in the 5-year planning commission, and we have in the lots of field we got success. जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम सक्सेस हो गए थे, तो प्लानिंग कमीशन के बहुत सारे मैटर्स के अंदर हम सक्सेस हुए थे, बट टिल वी डू नॉट अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर ऑल ऑल्सो द इन द प्लानिंग कमीशन. हम प्लानिंग कमीशन के इंप्लीमेंट के बाद भी इंडिपेंडेंस के बाद जो हमको जो फास्ट जो डेवलपमेंट चाहिए था, जो हमको इंस्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था, वो हमको नहीं मिला बिकॉज ऑफ आवर कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ आवर इकोनॉमिक पॉलिसी. क्योंकि भारत सरकार ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर आए, हमको 200 साल तक गुलाम बना के रखा. उसका एक रीजन था कि हमने उनकी इकोनॉमी को हम पहचाना नहीं था और हम उनकी बातों में आ गए थे और उनको यहाँ पे बिजनेस करने का हमने परमिशन दिया और वो परमिशन का उन्होंने मिसयूज किया, एंड देयर ट्रेडर्स बिकम द रूलर्स, और वो यहाँ पे रूल करके चले गए. सो दैट्स व्हाई, जैसे एक कहावत है कि दूध का जो धजा मतलब जला हुआ है वो भी छाछ फूंक फूंक के पीता है. जो दूध पीता है अगर उसको एकदम जलन हो गई, दूसरी बार अगर उसके सामने छाछ रखेंगे तो भी वो फूंक फूंक के पिएगा. ऐसी हालत थी हमारे देश की उस टाइम पे इकोनॉमी की, बिकॉज हमको ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस हुआ था और वो आए और यहाँ पे इस प्रकार की पॉलिसी अपना की इकोनॉमिक पॉलिसी का मिसयूज करके उन्होंने पूरा अपने बेनिफिट के लिए यूज किया. इसकी वजह से हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी मेड अवर इकोनॉमिक पॉलिसी वेरी कंजर्वेटिव. उसको बहुत एक थोड़ी नैरो और बहुत ही स्ट्रिक्ट बना दिया था कि जल्दी से कोई बाहर के देश का जो कोई कंपनी है और कोई भी इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे आके जल्दी से इतना स्टार्ट ना कर सके. वो परमिशन इतना हमने स्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी 1600 में. ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी इंग्लैंड में, और 1608 में उन्होंने अपना यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया, और बाद में आप लोग जानते हो भारत का इतिहास. सो दैट्स व्हाई वी हैव एडॉप्टेड वेरी स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन उसका हमको बहुत ही बड़ा भुगतान करना पड़ा. 1947 से लेकर 1991 तक वी डू नॉट हैव अचीव द फास्ट and instant economic development.
So that's why we have to change our economic policy. इसलिए हमको अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी वो बदलनी पड़ी, क्योंकि स्ट्रिक्ट बना इसकी वजह से ना तो कोई कंपनी आ सकती थी, ना हम बाहर जा सकते थे, जो लिबरलाइजेशन जो था वो हमने नहीं अपनाया था. सो दैट्स वाई हमारा इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट था उतना नहीं हो पा रहा था. सो इन 1991 वी एडॉप्टेड द 3 important things in our economy. We implemented the 3 important the words in our economy: liberalization, privatization and globalization. And it is very important, जो इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं ये 3 वर्ड अच्छी तरीके से समझे: liberalization, privatization and globalization. So in this video we will study about what is the liberalization, advantages of liberalization and disadvantages of the लिबरलाइजेशन. तो लिबरल वर्ड का एक मतलब होता है उदारीकरण. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, उदार भावना. जो हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी एकदम कंजर्वेटिव बनाई थी, एकदम स्ट्रिक्ट बनाई थी थोड़ी. तो आफ्टर द 1991 के बाद हमने उसको, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन जो थे वो थोड़े लिबरल किए, थोड़े उदार किए, थोड़े उसके जो सॉफ्ट हमने नीति अपनाई इकोनॉमिक पॉलिसी. सो दैट इज द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन फ्रॉम द 1991. तो वी विल study the topic wise what is the economic liberalization. So in the 1991 we adopted this policy and the reservation for the 18 industries for the government department. 18 industries जो थे वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व रखा. एंड अदर देन द डिपार्टमेंट्स इट इज द कंपल्शन ऑफ द गवर्नमेंट परमिशन एलिमिनेटेड. और बाकी के जो डिपार्टमेंट थे उनके गवर्नमेंट की परमिशन के जितने भी एकदम जाल थे, एकदम जालियां बिछाई थी कि परमिशन, ये परमिशन, वो परमिशन, ये परमिशन, वो सारी परमिशन थी वो एलिमिनेटेड कर दी, कैंसिल कर दी, उसको रद्द कर दिया. तो बिजनेस करना, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो हमारे देश के लोगों के लिए और विदेशी कंपनी के लिए एक रास्ता खुल गया. The department for just like different types of the department: railway, atomic energy, defense. This is a very important department. This department is taken over by only the government, and other than different department open for the private sectors. जो इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट है जैसे एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है, डिफेंस का डिपार्टमेंट है, रेलवे का डिपार्टमेंट है, वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा. क्योंकि दिस इज उसमें से एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट, डिफेंस है, हम डिफेंस में किसी प्राइवेट कंपनी को दे नहीं सकते. हम अपनी आर्मी किसी प्राइवेट कंपनी के भरोसे या तो उनके अंडर में हम नहीं छोड़ सकते. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. उस सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही हमारा वो इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स वाई ऐसे जो डिपार्टमेंट थे वो गवर्नमेंट ने टोटली अपने अंडर में रखे. और बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का हो या एजुकेशन का हो, डिफरेंट ऑल द डिपार्टमेंट्स ओपन्ड फॉर द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया. प्राइवेट सेक्टर क्या है, वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज अ प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर मतलब कि दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज द ऑर्गेनाइज्ड and run by the private institution, private person, that is a private sector. Deeply studied in our next video. So that types of the department open for the private sector. The traditional and compulsory registration was cancelled. जो बहुत ही ट्रेडिशनल जो रजिस्ट्रेशन था, परंपरागत कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाना, ये डॉक्यूमेंट लाना, वो डॉक्यूमेंट लाना, जितना भी इतनी सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके अंदर जो पॉलिसीज थी वो सारी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी. सो दैट्स वन कैन स्टार्ट बिजनेस वेरी इजीली. द गवर्नमेंट परमिशन, पहले के टाइम पे गवर्नमेंट परमिशन बहुत ही, गवर्नमेंट परमिशन का एक जाल थी. दैट इज डू नॉट कॉज द दैट इज द पॉल्यूशन, नॉट हैजार्ड्स ऑफ द एनवायरमेंट. दैट टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द परमिशंस, दैट इज द रिड्यूस्ड और कैंसल्ड. बहुत सारी ऐसी परमिशन का जो जाल था कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का जो था वो रजिस्ट्रेशन करवाना,
पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का जो परमिशन लेना, हैजार्ड्स डिपार्टमेंट का जो है वो परमिशन लेना, दैट टाइप्स ऑफ द all these types of the permission was cancelled. So that's why one institution, person can start the business easily in our country. So this is regarding about the liberalization. So in your exam the question can be asked, what is a liberalization? So you can write this answer, that is about the liberalization. Now what is the advantages and what is the disadvantages of the liberalization? हर एक चीज के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो हम लिबरलाइजेशन से देश को क्या फायदा होता है और देश को क्या नुकसान होता है, तो ये दोनों पहलू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, द एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिबरलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवांटेजेस, फायदे क्या है? सो इन द प्राइवेट सेक्टर गॉट द अपॉर्चुनिटीज, सो दैट्स व्हाई द इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन। द प्राइवेट सेक्टर, आज देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं कि हर जगह पे आप अपने पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना कि आप कौन सी स्कूल में पढ़े हो, तो बोलेंगे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। कौन से हॉस्पिटल में या तो कहां पे दवाइयां लेने जाते थे, तो गवर्नमेंट। पहले जो हम यूज करते थे जो मोबाइल अपना लैंडलाइन, वो भी BSNL का हम गवर्नमेंट का यूज करते थे। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बस और ये सब ज्यादा जो पहले जो यूज करते थे वो ओनली सिर्फ गवर्नमेंट का ही था। हम टीवी के ऊपर जो न्यूज देखते थे, जो चैनल्स देखते थे, वो भी दूरदर्शन गवर्नमेंट। लेकिन आफ्टर द 1991 द सिनेरियो इज चेंज्ड। सारा जो सिनेरियो, आज गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही कम जगहों पे बचा है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है। टीवी का चैनल देखे तो दूरदर्शन को पता ही नहीं है कि कौन से नंबर पे आ रहा है। तो अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे सिम में अभी BSNL शायद ही कोई ऐसे सिम कार्ड का यूज करता है। तो प्राइवेटाइजेशन, आज देश के अंदर इतने सारे प्राइवेट कंपनी, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हो, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो, एंटरटेनमेंट के अंदर हो, या तो कोई भी सर्विसेज के अंदर हो, द प्राइवेट सेक्टर गॉट द अपॉर्चुनिटीज। और आज हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर पहुंच गया है। सो बिकॉज ऑफ दिस द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, सो द प्राइवेट सेक्टर गॉट द अपॉर्चुनिटी। हर एक बिजनेसमैन को, हर एक पर्सन को आगे आने का मौका मिला, बिजनेस करने का मौका मिला। वो अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और सर्विसेज के अंदर वो आगे आने लगे। सो द प्राइवेट सेक्टर गॉट द अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दिस लिबरलाइजेशन पॉलिसी। द ग्लोबल global trade started and the inputs of the increasing of the global trade and the global marketing. ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट हुआ लिबरलाइजेशन की वजह से। ग्लोबल मतलब विश्व के देशों के साथ हमारा कनेक्ट हुआ, क्योंकि हम सिर्फ अपने अंदर ही बिजनेस करते थे और अपने देश का जो प्रोडक्ट था वो अपने देश में ही जाता था और अपने देश के लोग यूज करते। अभी लिबरलाइजेशन की वजह से हमने लिबरल किया, डोर्स ओपन फॉर द डिफरेंट नेशंस फॉर कमिंग एंड ऑल्सो फॉर गोइंग, कि आप यहाँ आ भी सकते हो और हम भी दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो ग्लोबल ट्रेड को एक इंपोर्टेंस मिला, विश्व व्यापार के साथ हम जुड़े और इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट हुआ, ग्लोबल ट्रेड हुआ। और इट इज द इंक्रीजिंग और द प्रोडक्शन ऑल्सो, प्रोडक्शन भी इंक्रीजिंग हुआ। प्रोडक्शन जो था वो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स प्रोडक्शन के लिए बहुत ही वो फेमस होते हो, वो दबाव करते हैं अपने जो वर्कर्स के ऊपर कि भाई हमको प्रोडक्शन चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में हम लोग जानते हो, वो लिमिटेड होता है, वो वहां के वर्कर्स लिमिटेड होते हैं, वहां के अपने अपने कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इन द प्राइवेट सेक्टर्स दैट इज द फोकस ओनली ऑन द प्रोडक्शन, कि भाई हमको इतने टाइम पे इतना प्रोडक्शन हमको चाहिए। सो दैट्स व्हाई द इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑल्सो बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशन। द increasing of the foreign exchange, the increasing of the foreign exchange because of the liberalization. foreign exchange मतलब विदेश से आता हुआ जो पैसा, जिससे हम बोलते हैं कि भाई फ्रॉम द फॉरेन मनी। तो क्योंकि हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया, हमने दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, we had started the economic progress, the economic development and also the global trade. So that's why foreign exchange, कि बाहर से देशों से हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारी प्रोडक्ट है वो हम दुनिया के देशों के साथ हम उसको सेलिंग किया। सो दैट्स व्हाई वी अर्न मनी
and that is called the foreign exchange from the outside from the country. So that's why the internal infrastructure and the facilities has developed, and it is the increasing of the internal infrastructure and the facilities. भारत के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया, हमने पोर्ट्स बनाए, हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने 2 लेन 4 लेन 6 लेन 8 लेन आज रोड बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बन रहा है, बिजनेस हब बन रहे हैं, बिजनेस पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहा है। और एक भारत जो है वो जैसे हमारे गुजरात के अंदर अगर देखें तो गांधीनगर के बाजू में गिफ्ट सिटी एक पूरा बनाया गया है फॉर द बिजनेस हब, फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस हब। सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैज द इंक्रीजिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि देश के अंदर का जो भी कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो बिल्डिंग्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, रोड है, डैम्स है, these all types of the infrastructure that is increasing after the liberalization and privatization and the globalization. So these are the advantages of the liberalization. Now we will study what is the disadvantages. उससे देश को क्या नुकसान हुआ, उससे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है उसके। So because of the liberalization the monopoly could not be checked. मोनोपोली वर्ड जो है वो हम आगे के लेसन में मैंने समझाया था। व्हाट इज द मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब होता है कि भाई किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक पर्सन के पास एक्सपर्ट हो जाना और फिर वो अपने मनमाने दामों के ऊपर, अपने कंडीशन के ऊपर मार्केट के अंदर वो बिजनेस करता है। दैट इज कॉल्ड द मोनोपोली। फॉर एग्जांपल हम देखिए कि भैया चाइनीज प्रोडक्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट है उसकी एक मोनोपोली इंडियन मार्केट में आ चुकी है। जो चाइनीज प्रोडक्ट है जाने अनजाने में या तो चाहते ना चाहते हुए भी हम उसको यूज करते हैं, यूज करना पड़ता है और वो एक हमारी मजबूरी बन जाती है। तो एक से उसकी एक मोनोपोली। तो लिबरलाइजेशन के अंदर कोई प्राइवेट कंपनी इंस्टीट्यूशन उसके मोनोपोली आ जाती है तो फिर भी एक हमारे जो देश की इकोनॉमी के ऊपर हम खतरा हो जाता है। जैसे आज बहुत ही एक ट्रेंड है कि भाई अभी हमें चाइनीज प्रोडक्ट को अभी भी यूज नहीं करना है, चाइनीज को बॉयकॉट करना है क्योंकि उसकी एक मोनोपोली आ गई है इंडियन मार्केट के अंदर। और चाइना हमको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहा है, हमारे बॉर्डरिंग जो हमारे जो इश्यूज है उसके साथ चल रहा है और इंपीरियलिज्म में पॉलिसी अपना कर वो हमारे देश के कुछ रीजन्स है वो अपने अंडर में करना चाहता है। इसकी वजह से हमने उसके प्रोडक्ट्स को, कुछ एप्स को और ये सब हमने उसको बैन करके रखा है। तो अगर कोई कंपनी कोई इस प्रकार का अगर मोनोपोली आ जाए तो हमको इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश हम कर सकता है। तो ये उसका डिसएडवांटेजेस है कि अगर मोनोपोली कुड नॉट बी चेक, उसके अंदर मोनोपोली चेक नहीं होती, उसका ब्रांड, उसकी वैल्यूज, उसके जो दाम है और उसके ऊपर हमें अट्रैक्ट होके वो कंपनी को इंपॉर्टेंस देते हैं और फिर वो कंपनी अपने मनमाने के ऊपर सब प्रोडक्ट्स जो है वो सबके साथ का वो डील करती है। तो दैट इज द डिसएडवांटेजेस, द मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। नेक्स्ट पॉइंट, द बैकवर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस गिवन ओनली फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर in this liberalization because we are discussing about the industries, about the factories and about the मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट हुआ दिखाई देता है। एग्रीकल्चर जो फील्ड है, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, चाहे हम कितना भी डेवलपमेंट कर ले, चाहे हम कितनी भी पॉलिसी अपना ले, लेकिन हमारे खून के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारा जो मेन हमारा ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर। क्योंकि इंडिया इज मॉनसूनल कंट्री और भारत ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है तो हमको चाहिए ग्रेन्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए। तो एग्रीकल्चर को यहाँ पे नेग्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि दैट इज द इंपॉर्टेंस इज गिवन ओनली टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस हब, मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी हम यहाँ पे बातें करते हैं। तो एग्रीकल्चर को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे हम मिस करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं। सो दैट इज द वेरी बिग डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिबरलाइजेशन। द इंक्रीजिंग इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम
डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, मतलब आवक की असमानता, जो हमारी जो इनकम है, हमारा जो देश का जो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके अंदर हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। द रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर्स बिकम पुअर, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्क्रिमिनेशन, हमारे देश में ऐसे भी इंसान है जो दिन के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और ऐसे भी इंसान है कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। के ये पॉलिसी के अंदर, क्योंकि कुछ प्राइवेट लोगों को, कुछ इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट पर्सन को, ये सब लोगों को हमने मौका दिया कि भाई वो आगे आए, बिजनेस करें, और वो धीरे 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 इकोनॉमी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे हम आज देखते हैं हमारे देश के अंदर ज्यादातर देश का जो पैसा है, ऐसा हम कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा, आधे से ज्यादा हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 5% जो मिलियनर्स, बिलियनर्स और जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास है। सो दैट्स व्हाई द इंक्रीजिंग ऑफ द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, दैट इज द डिसएडवांटेजेस। Increasing the imports and the decreasing in the exports, so that's why the foreign debt increasing, the increasing of the imports and decreasing of the export। के डेवलपिंग कंट्री, हमने आगे के लेसन में देखा, लेसन नंबर 15 में, कि डेवलपिंग नेशन ज्यादा क्या करते हैं, तो बाहर से प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। क्या क्या मंगवाते हैं, तो मिनरल्स है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरीज है, डिफेंस है, वेपन्स है, दीज ऑल आर द इंपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड। जैसे हमने फॉर एग्जांपल कि हमने अभी 5 राफेल जो जहाज है, प्लेन है, वो हमने फ्रांस से मंगाई। अभी सोचो, फ्रांस का पॉपुलेशन है 6-6.5 करोड़, इंडिया का पॉपुलेशन है 130-135 करोड़, और फिर भी हम मंगवाते हैं वहां से जहाज। वो कम पॉपुलेशन वाला है, लेकिन उसने इतना डेवलपमेंट किया, प्रोग्रेस किया कि वो हमको बेचता है फाइटर प्लेन्स। लेकिन हम हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी और हमारे कुछ पर्सनल जो हमारे डिस्प्यूट्स की वजह से आज 130 करोड़ होने के बावजूद भी हमको मिनरल्स, पेट्रोलियम, मशीनरीज, टेक्नोलॉजी, वेपन्स, ये हम बाहर से मंगवाते हैं। हालांकि इंडिया ये फील्ड के अंदर भी हम बहुत ही अच्छा अचीवमेंट कर रहा है, इतनी भी खराब हालत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दिस सिस्टम द इंपोर्टिंग, इफ द इंपोर्ट इज इंक्रीजिंग, अगर बाहर से हम जो चीजें लाते हैं, जो पेट्रोलियम लाते हैं, जो मिनरल्स लाते हैं, जो टेक्नोलॉजी लाते हैं, जो मशीनरी लाते हैं बाहर से, जो जैसे हमने बुलेट ट्रेन है यहाँ पे इंडिया पे चलाना है अभी हमको, तो हमको मदद लेनी पड़ती है जापान की। हमको यहाँ पे वेपन्स लाने हैं तो मदद लेनी पड़ती है रशिया की, अमेरिका की और फ्रांस की। तो इस प्रकार का अगर हम इंपोर्ट जो करेंगे तो हमारा फॉरेन और एक्सपोर्ट हमारा डिक्रीज होगा, और हम बेचेंगे दूसरे चीज को जो बेचने वाले जो प्रोडक्ट्स है वो हम कम बेचेंगे, और हम जो बाहर से ज्यादा परचेस करेंगे। तो बट ऑफिशियस है कि हमारा जो फॉरेन डेब्ट है, हमारा जो कर्जा है, कि हमको रशिया को देने का पड़े पैसा, रशिया के पास से हमने लाया तो उसको हमारा, उसके ऊपर हमारा कर्जा होगा, अमेरिका के ऊपर होगा, फ्रांस के ऊपर होगा, हमारे अलग अलग देशों के ऊपर होगा। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर, लेसन नंबर 15 में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि वी आर, दैट इज द एक्सपोर्टिंग द मेजर ऑफ द एग्रो और द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो दूसरे मतलब मिनरल्स और टेक्नोलॉजी और मशीनरीज के सामने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो इनकम है और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके हिसाब से हमको कम मिलता है। सो दैट्स व्हाई द फॉरेन डेब्ट इंक्रीजिंग, कि हमारा विदेशी जो कर्ज है वो बढ़ता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस, सॉरी दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। सो दीज आर द टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तीनों टॉपिक है वो आपको अपने होमवर्क में, अपने नोटबुक के अंदर लिख देने के। व्हाट इज द लिबरलाइजेशन, व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एडवांटेजेस of economic liberalization and disadvantages of the economic liberalization. In next video we will study about the privatization. What is the privatization, advantages of privatization and the disadvantages of the privatization. Jai Hind.